नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का आपकी अपनी वाली क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। अच्छा, चाहे जहां भी देखा होगा, चाहे जहां भी सुना होगा, जैसे शब्द आता है पर्सनैलिटी। यार क्या पर्सनैलिटी है? जैसे देखोगे देखोगे अरे अच्छा खासा लंबा चौड़ा लड़का है सर, और एकदम बढ़िया गोरा गोरा है, यानी कि पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, यानी कि पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है। तो भैया जिस हिसाब से ये बांटते हो ना कि तनिक गोरा है तो बहुत सुंदर, अरे हमारे ये ना सोचना कि हम थोड़ा सा मतलब सर कम गोरे हैं इसलिए गोरे वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल गोरा या काला होना आपकी पर्सनालिटी को नहीं डिसाइड करता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा आपके मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो हम लोग आज डिटेल में जानेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है, क्या होता है व्यक्तित्व, क्या परिभाषाएं हैं व्यक्तित्व की। पूरे चैप्टर को कंप्लीट में देखेंगे। अब शुरुआत करते हैं बेटा अपनी क्लास की। सबसे पहले सब लोग हेडिंग बना लीजिएगा, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी। अब हिंदी में कोई पूछेगा तो बताओगे व्यक्तित्व, इंग्लिश में कोई पूछेगा तो बताओगे पर्सनैलिटी। अब सोचोगे कि सर ये पर्सनैलिटी शब्द कहां से आया, सर ये पर्सनैलिटी शब्द कहां से आया? तो बेटा ये जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा, आपको पता ही होगी कि एक भाषा होती है लैटिन भाषा जहां से बहुत सारे शब्दों का ओरिजिन है। तो जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। और पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा, पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा। ठीक है बेटा, पर्सोना शब्द का क्या अर्थ है? पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा जिसको आप लोग बोलते हो मास्क। मेले में जाते हो, मुखौटा खरीदते हो ना, शेर का, भालू का, चीते का मास्क लगाते हो। होली में सब लोग मास्क लगा के खेलते हो, तो क्या है? इसी को बोलते हैं मुखौटा या मास्क। अब व्यक्तित्व में मुखौटा या मास्क वर्ड क्यों यूज किया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपको भी पता है कि मनुष्य के जो इंसान होता है इसके कई चेहरे होते हैं। हमेशा इसके चेहरे पर अपनी जरूरत के हिसाब से ये एक मुखौटा लगा करके घूमता है। अगर इसकी जरूरत है आपसे तो ये आपसे उस तरह का व्यवहार करेगा। अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है आपसे, आपसे बस एक भाईचारे वाला रिश्ता है। अगर कहीं आपको इससे जरूरत है तो इसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। तो मनुष्य जो है ये पूरी तरीके से जरूरत के हिसाब से कि किसकी कैसी जरूरत, उस हिसाब से व्यवहार करता है और वो वाले मुखौटे का प्रयोग करता है। इसीलिए यहां पे जो आपका व्यक्तित्व है यहां पर पर्सोना शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी जो है ये लैटिन पर्सनालिटी शब्द जो है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। और ये निकला कहां से है? तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। क्लियर बेटा इतनी बात? तो इस चीज को पहले एक पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा। वैसे यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, पर आपके समझने के लिए मैं इसको एकदम पॉइंट वाइज लिख दूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द, पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। पर्सोना शब्द से निकला है जिसका अर्थ है मुखौटा या मास्क। जिसका अर्थ है मुखौटा, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो मास्क। ठीक है बेटा, तो इस वाली लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि पर्सनालिटी शब्द की ओरिजिन, क्योंकि ये शब्द ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कभी कभी चांसेस होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि पर्सनालिटी शब्द
लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, तो आपको पता होना चाहिए था। और दोनों चीजें याद रखना, ये भी पूछता है कि किस भाषा से निकला है, तो लैटिन भाषा से। किस शब्द से निकला है, तो परसोना से निकला है। परसोना का अर्थ क्या होता है, तो मुखौटा या मास्क। ये तीन के तीनों क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं और देखते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन क्या है बेटा, व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन। तो भारतीय आयुर्वेद और मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से व्यक्तित्व का विभाजन किया। जैसे अभी तक आपने बुद्धि पढ़ा, तो बुद्धि को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बताई। आपने अधिगम पढ़ा, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया कि हाँ अधिगम ऐसे होता है, अधिगम वैसे होता है। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको डिवाइड किया। अब उसी तरीके से व्यक्तित्व को भी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहले भारतीय आयुर्वेद, कपिल दर्शन में कपिल मुनि और वेद और तुलसीदास, ये चार क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। टोटल चार क्लासिफिकेशंस बेटा हम लोगों को देखना है, उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा बेटा, पहला है आपका भारतीय आयुर्वेद। भारतीय आयुर्वेद भारतीय आयुर्वेद भारतीय आयुर्वेद। दूसरा है बेटा आपका दर्शन, जो कि कपिल मुनि ने दिया था। दर्शन, इसको कपिल मुनि ने दिया था, कपिल मुनि। और थर्ड वाला है आपका वेद। और जो फोर्थ वन है आपका वो है तुलसीदास के अकॉर्डिंग। तुलसीदास। अब इसको समझिए, सबसे पहले भारतीय आयुर्वेद। भारतीय आयुर्वेद ने टोटल तीन प्रकार से डिवाइड किया। पहला कफ प्रधान, दूसरा पित्त प्रधान और चौथा वात प्रधान। कफ प्रधान, पित्त प्रधान और चौथा है बेटा आपका वात प्रधान। इधर देखिएगा, अब कफ, पित्त और वात, ये तीनों तो समझ में नहीं आया होगा कि इन तीनों के द्वारा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये जो पहला वाला है बेटा, जो कफ प्रधान में वो लोग आते थे जो आलसी होते थे। कफ प्रधान में कैसे लोग आएंगे, जो आपके लोग आलसी होते थे, इनको रखा गया कफ प्रधान में। यहां फिर दूसरा वाला जो है पित्त प्रधान, इसमें बेटा क्रोधी लोग, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, उनको रखा गया। और वात प्रधान में उनको रखा गया जो हाई एनर्जी लेवल, मतलब काम धाम करने में बहुत तेज होते थे, ऊर्जावान लोगों को थर्ड क्लास में इन्होंने रखा वात प्रधान में, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका आता है दर्शन कपिल मुनि के अकॉर्डिंग। तो वो है आपका रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, देख लीजिएगा इसको। रजोगुण, सतोगुण, फिर है आपका तमोगुण। रजोगुण,
रजो मतलब क्या, राजा से। रजोगुण मतलब क्या हुआ भाई, जो राजा होता है उसको बोलते हैं रजोगुण। तो रजोगुण यानी कि जो राजा, राजा क्या करता है, सत्ता पे राज करता है, सत्ताधारी होता है, सत्ता पे राज करता है। तो रजोगुण यानी कि सत्ताधारी। फिर है बेटा आपका सतोगुण। सतोगुण में क्या आता है, सतोगुण यानी कि संत। सतो संत से बना सतोगुण। सतो मतलब आध्यात्मिक। फिर है आपका तमोगुण। तम मतलब होता है क्रोध, तम मतलब होता है आग, क्रोध जो बहुत भीषण वाला क्रोध होता है उसको बोलते हैं तम। तो तमोगुण यानी किसको, तमोगुण मतलब कि वो व्यक्ति कैसा होगा, वो क्रोधी हो जाएगा, क्रोधी। तो ये हो गया आपका बेटा दर्शन कपिल मुनि के अकॉर्डिंग। इसके बाद वेद वाला तो आप सब जानते हो, वेदों के हिसाब से जो है उसको तो आप सब लोग जानते हो कैसे किया था वेद में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण में कौन आएगा बेटा, बताइएगा, ब्राह्मण में कौन आएगा, ब्राह्मण का इनमें कर्म के हिसाब से, जो वेद में था बेटा, वेदों में आपका कर्म के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया था। यहां देखिए, जो दर्शन में, भारतीय आयुर्वेद में, यहां पर आपके गुण कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इस हिसाब से आपको डिफाइन किया गया। लेकिन जैसे हम वेदों पे पहुंचते हैं तो यहां पे कर्म के हिसाब से डिसाइड किया गया। लोग जैसे आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को निश्चित कर दिया गया कि आपका काम होगा शिक्षा दीक्षा देना, पूजा पाठ करना। पूजा पाठ के लिए इनको रखा गया। क्षत्रिय का काम रखा गया कि सब अपनी जो जनता है इसका हित देखना, इसकी रक्षा करना, यह काम रखा गया क्षत्रिय का। तो युद्ध वगैरह का जितना भी ठेका था वो किसके ऊपर था, वो था क्षत्रियों का, क्योंकि क्षत्रियों को वीर माना जाता था। वैश्य ये नाप तौल इन सब चीजों में तेज थे, तो इसीलिए इनको व्यापारी वर्ग में रखा गया कि आपको व्यापार करने का काम है, आप व्यवसाय करिए, बिजनेसमैन माना जाता है किसको, वैश्य को। व्यवसाय का काम किसका, वैश्य का। शूद्र का काम है, जितने नीच काम थे वो दे दिए गए शूद्र को, कि जैसे कहीं पर डेड बॉडी उठाना हुआ या कोई और गलत गंदा काम हुआ तो ये सारे काम दे दिए गए। क्योंकि इनको क्यों ऐसा काम दिया गया, क्योंकि इनको निकम्मे और कामचोर माना जाता था, इसीलिए इनको सारे गंदे काम दे दिए गए। निकम्मे ऑब्लिक कामचोर माना जाता था, इसीलिए इनको सारे गंदे काम दे दिए गए कि आपका कर्म नहीं अच्छा है तो आप सारे छोटे काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने तीन प्रकार से डिवीजन किया। पहला बताया इन्होंने गुलाब, दूसरा पनस और तीसरा रसाल। गुलाब, पनस और रसाल। तो गुलाब कौन था, गुलाब क्या होता है, गुलाब जो बहुत ज्यादा महकता है, जो बहुत ज्यादा फैलता है। गुलाब कौन, जो बहुत ज्यादा फैले, उसको लिखिएगा गुलाब। फिर दूसरा है आपका पनस और तीसरा है आपका रसाल। अच्छा, गुलाब में बात करते हैं तो गुलाब फैलता है, गुलाब की खुशबू बहुत फैलती है, तो इसीलिए यहां पे कोड वर्ड से याद रखिएगा कि जो व्यक्ति फेकू होगा उसको गुलाब बोलते हैं। तो आगे से कोई फेकू आपको मिल जाए तो उसको फेकू नहीं कहना है, उसको क्या कहना है, यार तुम बहुत बड़े गुलाब हो, बिल्कुल गुलाब की तरह हो तुम, यानी कि बहुत बड़े फेकू हो तुम, बिल्कुल गुलाब हो तुम। ठीक है, याद रखिएगा कि गुलाब का मतलब फेकू, पनस का मतलब होता है बेटा जो काम करे, कार्य करने वाला। कार्य करने वाला। रसाल का क्या मतलब होता है, दोनों का मिश्रण, दोनों का मिक्सचर, जो दोनों का मिक्स होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको रसाल बोलते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन, व्यक्तित्व के ये आपके लिए प्रमुख विभाजन थे।
टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कितने देखे, टोटल हम लोगों ने 4 देखे। हालांकि सीटेट में इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीटेट आपसे इतना नहीं पूछता है, ये आपका सुपर टेट या यूपी टेट में भले ही पूछ ले, यहाँ तो नहीं पूछेगा आपसे। फिलहाल बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है आपको कि व्यक्तित्व के प्रमुख विभाजन है ये। भारतीय आयुर्वेद में कफ प्रधान, आलसी, पित्त, क्रोधी, वात प्रधान, ऊर्जावान। दर्शन यानी कि कपिल मुनि, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वेद में आपकी बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुलसीदास जी की बात करते हैं तो उन्होंने तीन प्रकार से डिवाइड किया, गुलाब, पनस और रसाल। अगर आप इसमें देखोगे तो भारतीय आयुर्वेद, दर्शन और तुलसीदास, इन तीनों ने तीन तीन प्रकार से किया है। सिर्फ वेदों में जो आपके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ है वो 4 प्रकार से हुआ है। भारतीय आयुर्वेद को याद कर लेना बेटा, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। फिर दर्शन वाला तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। फिर वेद वाला तो पहले से पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और तुलसीदास का थोड़ा सा याद करना है, गुलाब, पनस और रसाल। तो गुलाब फैलता ज्यादा है तो जो फैलेगा वो गुलाब होगा, तो फेकू हो जाएगा वो। पनस यानी कि कार्य करने वाला, जो काम करेगा वो पनस, और जो दोनों का मिक्स होगा जो काम भी करेगा और फेंकेगा भी, वो हो जाएगा आपके रसाल में। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी चीजें आपको आई होप की याद हो गई होंगी। अब इसके बाद बच्चा देखते हैं हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि जहां पे इंपॉर्टेंट जो आपके सीटेट में पूछे जाने की संभावना होगी उसको तो हम लोग डीप में देखेंगे, बाकी सब ऐसे चलते हुए देखते चलते हैं। क्या है भाई, अभी सीटेट में समय है, तो अगर समय है तो उसको यूटिलाइज करिए, आराम से देखते चलिए। हिप्पोक्रेट्स, अगर बेटा बात करें हम लोग हिप्पोक्रेट्स की, तो नाम तो सुना ही होगा हिप्पोक्रेट्स का। औषधि विज्ञान के जनक, आपकी जो ये चिकित्सा नहीं होती है इसके जनक है, चिकित्सा विज्ञान के जनक है, मेडिकल साइंस जो है उसके जनक है ये। जो आपके डॉक्टर वॉक्टर पढ़ते हैं ना, ये लोग डॉक्टर में जो लोग बनते हैं, जो डॉक्टरी पढ़ते हैं, ये लोग बेटा इनकी पूजा करते हैं हिप्पोक्रेट्स की, क्योंकि मेडिकल साइंस के जनक कौन है, तो मेडिकल साइंस के जनक है आपके हिप्पोक्रेट्स महोदय। ठीक है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के जनक, हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। ये फादर ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाने जाते हैं आपके हिप्पोक्रेट्स महोदय। इन्होंने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया वो टोटल 4 प्रकार से किया है, और किसके आधार पर किया, तो स्वभाव के आधार पर किया। तो इसको लिख लीजिएगा कि इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन स्वभाव के आधार पर किया है, स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कि स्वभाव के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है, उसमें कितने प्रकार से बताया है, तो उसमें इन्होंने 4 प्रकार बताया। ठीक है, पहला बताया श्लेष्मिक, दूसरा विषादी, तीसरा क्रोधी और चौथा आशावादी। पहला है बेटा आपका क्या, पहला है श्लेष्मिक, पहला क्या है बेटा, पहला है आपका श्लेष्मिक। दूसरा है आपका, ऐसा श्लेष्मिक की इंग्लिश जानते हो, श्लेष्मिक की इंग्लिश होती है फिलागमेटिक। पहला हो गया आपका श्लेष्मिक, दूसरा हो जाएगा आपका विषादी, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका क्रोधी, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो। और चौथा क्या होगा, चौथा हो जाएगा आपका आशावादी। इंग्लिश भी देख लो भाई, कभी पता चले इंग्लिश में ही कुछ काम पड़ जाए तो देखते रहो। तो बेटा इसको बोलते हैं, विषादी को बोलते हैं मेलंकोलिक।
क्रोधी, क्रोधी को बोलते हैं कॉलरिक। और आशावादी को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। अब क्वालिटीज पे देखते हैं कि क्या कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं इनमें। जैसे अब आपको यहां से खुद ही समझ में आ गया होगा, आशावादी यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, वो होगा आपका कैसा, वो होगा आपका आशावादी। तो आशावादी यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला, पॉजिटिव सोच वाला, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा ऐसा व्यक्ति, हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे में लेने की सोचेगा। मतलब हमेशा सोचेगा कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है। फिर क्रोधी का बेटा मतलब वैसे ही समझ में आ गया होगा, क्रोधी मतलब जो जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, क्रोधी का मतलब तो क्रोधी होता ही है। विषादी, विषादी यानी कि मेलंकोलिक यानी कि निराशावादी, हे भगवान ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो इस बार सीटेट नहीं पास कर पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, पता नहीं किस घड़ी में बीएड बीटीसी कर डाले। अरे यार तुम जब बीएड बीटीसी कर डाले तो तुम सीटेट टेट नहीं पास कर पाओगे। जो हमेशा निगेटिव बोलता हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके अंदर नहीं शब्द ज्यादा निकलता हो ना और हाँ शब्द कम निकलता हो, वो निराशावादी होता है। इसको विषादी को बोलते हैं मेलंकोलिक, मेलंकोलिक यानी कि निराशावादी। यानी कि निगेटिव सोच वाला। फिर ये बेटा ये आपका श्लेष्मिक, फिलेगमेटिक, इसको बोलते हैं हम लोग आलसी, जिसके अंदर आलस कूट कूट के भरा हो कि कोई भी काम ढंग से नहीं करना, हमेशा आलसी पना दिखाना। अरे मम्मी अभी कर लेंगे, अरे सर अभी ऑन लाइव नहीं पढ़ने का मन है, बाद में जब आएगा तब पढ़ लेंगे। अरे बेटा बाद बाद कभी नहीं आता, फिर तुम कभी नहीं पढ़ोगे। चलो इसको देख के बना लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई देख लो, देख लिया इसको, हिपोक्रेट्स कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं स्प्रेंजर को। अरे ऑप्शन ऑप्शन में कभी इन लोग का नाम मिल जाएगा तो ये पढ़े रहोगे तो जानोगे तो कि नहीं इन्होंने ये वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है। ये समझ लो कि दो, अगर मान लिया आपको मैं तीन यहां पढ़ा रहा हूं, चौथा मुझसे छूट भी जाएगा तो बाकी तीन जानते रहोगे कि नहीं इन्होंने व्यक्तित्व पे ये वाला काम किया, तो चौथा तो अपने आप मार जाओगे। इसीलिए मैं सारे मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सारे पढ़ डालो ताकि मान लो चौथा कोई और कहीं से वो लेकर के आए तो बाकी तीन जानोगे तो चौथा अपने आप कराओगे। अच्छा हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था, किसी को याद आया है अभी कि भूल गए? स्वभाव के आधार पर किया था। अब फिर यहां पे मैंने क्यों पूछा, क्योंकि स्प्रेंजर ने जो किया है वो मूल्य के आधार पर किया है, वैल्यूज के आधार पर किया है। तो स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को मूल्य के आधार पर बांटा है, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व को मूल्य के आधार पर बांटा, इन्होंने व्यक्तित्व को मूल्य के आधार पर बांटा है तथा इसे समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं। ये समाज के हिसाब से बटा हुआ है। तथा इसे समाज शास्त्रीय विभाजन भी, तथा इसे समाज शास्त्रीय विभाजन भी कहते हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है राजनीतिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है कलात्मक, चौथा सामाजिक, पांचवा आर्थिक, छठा सैद्धांतिक। पहला देखिएगा
1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए भाई देखते हैं। तो पहला है आपका राजनैतिक, दूसरा है आपका धार्मिक, तीसरा है आपका कलात्मक। इसको आप कलात्मक के साथ साथ बेटा अगर लिखना चाहो तो सौंदर्यात्मक के नाम से भी कभी पूछ सकता है, तो उसको भी लिख लेना। फिर है आपका सामाजिक, फिर है आपका आर्थिक, और फिर है आपका सैद्धांतिक। इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। पहला राजनैतिक है, दूसरा धार्मिक है, तीसरा कलात्मक, चौथा सामाजिक, पांचवा आर्थिक, छठा सैद्धांतिक। टोटल 6 प्रकार से इसको बांटा गया है, 6 प्रकार से। यहां पर इन्होंने व्यक्तित्व विभाजन को 6 प्रकार किया है कि 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं कि व्यक्तित्व में 6 प्रकार के मूल्य होते हैं। या तो आपके अंदर राजनीतिक मूल्य होगा, या धार्मिक होगा, या तो आप कलात्मक होंगे, किसी कला में बहुत ही ज्यादा माहिर होंगे, या तो आप बहुत ही सामाजिक व्यक्ति होंगे कि आपको समाज में बैठना उठना बहुत ज्यादा पसंद होगा, या तो फिर आप आर्थिक होंगे कि पैसे पैसे को सबसे ज्यादा फोकस आप पैसे पे करते होंगे। हाय पैसा किधर से आए, पैसा कहां से आ जाए, पैसा बस मतलब हाय पैसा, दिन भर आपके दिमाग में पैसा चलता है। और या तो आप सैद्धांतिक व्यक्ति होंगे कि आपके जीवन में आपके आदर्श, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रुथफुलनेस, इन सबसे ज्यादा वैल्यू आपको अपने सिद्धांतों की होगी कि हाँ मैंने जिंदगी में ठाना है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो भाई मैं नहीं बोलूंगा, उसके लिए चाहे जो हो जाए, चाहे मार हो जाए, चाहे काट हो जाए। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने सिद्धांतों को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सैद्धांतिक व्यक्ति बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा बेटा, स्प्रेंजर का है, स्प्रेंजर ने टोटल 6 प्रकार से बांटा है। किसके आधार पर बांटा है? मूल्यों के आधार पर बांटा है। इतनी बात बस याद रखिएगा। चलिए भाई आगे देखिएगा। नेक्स्ट है अल्पोर्ट। अल्पोर्ट, अल्पोर्ट की बात करें बेटा तो बहुत 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 ज्यादा व्यक्ति हैं। अगर मतलब व्यक्तित्व के चैप्टर से बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। मतलब 2-4 मनोवैज्ञानिक मैं आपको बताऊंगा सीरियसली वाले, जिनका नाम आप सीरियसली मतलब नाम तो सबके याद रखिएगा, लेकिन इनके सिद्धांत को पूरी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब बच्चा अल्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अल्पोर्ट के बारे में याद रखिएगा कि आपसे पूछता है, सीटेट भी ये पूछ सकता है कि व्यक्तित्व का पहला सील गुण सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का पहला सील गुण सिद्धांत किसने दिया? तो आपका आंसर होगा अल्पोर्ट ने। व्यक्तित्व का पहला सील गुण सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का पहला सील गुण सिद्धांत दिया किसने दिया? आपके अल्पोर्ट ने दिया। अब बेटा खास बात क्या थी कि अभी तक मैंने आपको हिप्पोक्रेट्स के बारे में बताया, आयुर्वेद, दर्शन, वेद, तुलसीदास, इनके हिसाब से बताया, हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से बताया, स्प्रेंजर के हिसाब से बताया। इन सब लोगों ने क्या किया कि इन सब लोगों ने व्यक्तित्व का कैटेगराइजेशन किया। किसमें किया? तो इन्होंने बताया कि प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। ठीक है, यही तो बता रहे थे कि इन्होंने मूल्यों के आधार पर किया है, प्रकार बताए हैं, उन्होंने स्वभाव के आधार पर प्रकार बताए हैं। लेकिन जो आपके अल्पोर्ट है, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का कोई प्रकार ही नहीं होता है। लो, जो पढ़ाया था सब गया। इन्होंने क्या कहा
इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का कोई प्रकार ही नहीं होता है। अब तो सोचोगे सर प्रकार नहीं होता है तो क्या होता है, तो यहां देखो इन्होंने क्या दिया, सील गुण बताए हैं। क्या बताए हैं, सील गुण। इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का प्रकार नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व के क्या पाए जाते हैं, व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं, ना कि प्रकार पाए जाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा इसको। वे मानते थे कि व्यक्तित्व के प्रकार नहीं होते। वे मानते थे कि व्यक्तित्व के प्रकार नहीं होते बल्कि उनमें गुण पाए जाते हैं। गुण होते हैं। ये मानते थे कि व्यक्तित्व के प्रकार नहीं होते बल्कि इनमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है। अब अल्पोर्ट ने क्या किया कि लगभग 18,000 सील गुणों की एक सूची बनाई और फिर उन सील गुणों को दो भागों में बांटा। समझना, अल्पोर्ट ने 18,000 सील गुणों की एक सूची बनाई और उन्हें दो भाग में बांटा। दो भाग में बांटा और उन्हें दो भाग में बांटा। किस किस प्रकार में बांटा, तो पहला बेटा बांटा था सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण में। पहला क्या है, पहला है आपका सामान्य शील गुण। क्या आता है सामान्य शील गुण में, आप लोग सोचिएगा। आए समझ में, सामान्य क्या होएगा, सामान्य में बताओ, ऐसे शील गुण जो सभी में पाए जाते हैं। मतलब वो क्वालिटीज जो सब में पाई जाए, कॉमन होती है, वो कहां आएंगी। जैसे 18,000 थी, 18,000 में से कुछ को सामान्य में रख दिया, कुछ को विशिष्ट में रख दिया। अब सामान्य में क्या आएंगी, उन सील गुणों को रखा जो सब में कॉमन हो, जो सब में पाई जाती हो, उनको रखा सामान्य में। जो सभी में पाई जाती हैं ऐसे सील गुण जो सभी में पाई जाती हैं, उनको रखा इन्होंने सामान्य सील गुण में। एग्जाम्पल, सामाजिकता, आत्मरक्षा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, सामाजिकता, आत्मरक्षा एक्सेट्रा। दूसरा, अब देखो इधर बेटा, ऐसे सील गुण जो सभी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सामाजिकता। सामाजिकता लगभग हर व्यक्ति के अंदर, भाई दावत में जाते हो, किसी के घर बुलाने पे जाते हो, अब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सामाजिकता नहीं, देखो सामाजिकता कम या ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन सामाजिकता होती सबके अंदर है। भाई आप दावत में जाते हो, अब आप दूसरों से, दोस्तों से मिलते हो, तो अगर आप बेटा आपके अंदर शून्य सामाजिकता होती तो आप तो घर में बैठ के, फिर वो एक बीमारी हो जाएगी भाई,
फिर अगर आपके अंदर शून्य सामाजिकता है तो आपके एक पास है, समझ लो एक बीमारी, यार आप बीमार हो, फिर आप सुकून से घर में बैठो। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा तो बेटा सबके पास होती है। एक छोटे से बच्चे को भी आप ऐसे लटका दो, वो डर जाता है, उसको लगता है बिस्तर से लटका दो, उसको लगेगा अब तो मैं गिरा, मुझे चोट लग जाएगी। तो आत्मरक्षा की भावना, आप बच्चे की आंख के पास ऐसे उंगली लेके जाओ, छोटा सा बच्चा, छोटा सा एकदम नन्हा सा, उसकी आंख के पास उंगली लेके जाओ, वो भी पट्ट से ऐसे आंखें बंद कर लेता है। क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि आत्मरक्षा का गुण जो है वो इनहेबिटेड होता है, ये सबके पास होता है। ठीक है, तो सामाजिकता, आत्मरक्षा, ये सभी गुण ऐसे गुण हैं जो सबके अंदर पाए जाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार बेटा इन्होंने बांटा वो था विशिष्टशील गुण का। वे शील गुण वे शील गुण जो व्यक्ति को खास या सबसे अलग बनाते हैं। मतलब आपकी वो क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग करती है, वो आती है कहां पे? वो आती है बेटा विशिष्टशील गुण में। जो व्यक्ति को खास या सबसे अलग बनाती है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग विशिष्टशील गुणों में। ठीक है, अब विशिष्टशील गुण को भी इन्होंने तीन प्रकार में बांट दिया। विशिष्टशील गुणों के बताया कि तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके तीन भाग में, विशिष्टशील गुणों को तीन भाग में बांटा। इसको तीन भागों में बांटा है। इसको तीन भागों में बांटा। कौन से तीन भागों में बांटा बच्चा? चलिए इसको देख लीजिएगा, फिर इसके आगे बताता हूं कि कौन से तीन भागों में बांटा है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो विशिष्टशील गुणों को किन तीन भागों में बांटा है उसको देखते हैं। पहला है बेटा आपका प्रधानशील गुण, दूसरा है केंद्रीयशील गुण और तीसरा है गौरशील गुण। किसमें कौन सा प्रकार आता है इसको समझते हैं। टाइप ए प्रधानशील गुण। वे शील गुण वे शील गुण जो व्यक्ति में इतने खास हों, वे शील गुण जो व्यक्ति में इतने खास हों कि व्यक्ति की दूसरी पहचान बन जाएं। कि व्यक्ति की दूसरी पहचान बन जाएं। जैसे जैसे क्या?
जैसे आपको अगर कभी भी आपके सामने कहा जाए नेताजी, आपके दिमाग में कौन आएगा? आपके दिमाग में आएगा तुरंत महात्मा गांधी। आपके दिमाग में मैं कह दूं सत्य अहिंसा, मैं कह दूं सत्य और अहिंसा, आपके तुरंत दिमाग में नाम आएगा गांधी जी। तुरंत कह दिया जाए आपके सत्यवादी हो क्या, बहुत बड़े सत्यवादी हो क्या, तुरंत आपके दिमाग में आता है राजा हरिश्चंद्र। अपने यहां कम से कम इंडिया में तो अगर कभी भी नाम ले लिया जाए कि बहुत बड़े सत्यवादी बन रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में, यानी कि आपके दिमाग में तुरंत आता सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होंगे। कह दीजिए कि बिल्कुल भैया सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, आप तुरंत समझ जाते हो बिल्कुल गांधी जी की तरह हैं। तो क्या है, सत्य अहिंसा एक क्वालिटी है। और आप सत्य अहिंसा जैसे ही आपको बोला जाता है, आपका आपके दिमाग में कौन आता है? गांधी जी आते हैं। तो वो क्वालिटी जो गांधी जी में इतनी खास थी, सत्य और अहिंसा की क्वालिटी, कि उनका दूसरा नाम बन गई है, सत्य और अहिंसा का नाम आएगा तो यानी कि गांधी जी को आप जरूर याद करोगे। एग्जाम्पल, सत्य कौमा अहिंसा से गांधी जी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका प्रधान सील गुण। अब दूसरे सील गुण पे आते हैं, ये है आपका केंद्रीय सील गुण। अब केंद्रीय सील गुण में बेटा 5 से 10 हर व्यक्ति के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि जो 5 से 10 हमारे हम सभी के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जो दूसरों से हमको अलग बनाती है, नॉर्मल सी बात है, वो आती है आपकी केंद्रीय सील गुण में। तो इसको सिंपल सा लिख लो, ऐसे सील गुणों की संख्या 5 से 10 होती है। ऐसे सील गुणों की संख्या 5 से 10 होती है। ये 5 से शुरू होकर के 10 तक हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं भाई। 18,000 में से 2 4 5 गुण तो ऐसे हो ही जाते हैं कि जो आपको दूसरों से अलग कर देते हैं। तो ऐसे सील गुण जिनकी संख्या 5 से 10 होती है, वो आपके केंद्रीय सील गुण में आते हैं। ठीक है, फिर आता है गॉड सील गुण। गॉड क्या होता है बेटा? ऐसे सील गुण जो किसी व्यक्ति में होते तो हैं पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जो आप देखोगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सील गुण जो व्यक्ति में होते हैं पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उनको रखते हैं हम लोग गॉड सील गुड में, कि जो है तो लेकिन कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग ज्यादा उसको नोटिस नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा गॉड सील गुड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चा हम लोग गॉड सील गुड। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं, जॉन मैक्रो और रॉबर्ट कोस्टा का। इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जॉन मैक्रे और रॉबर्ट कोस्टा का। आपने पहले इसको लिख लो, फिर बोलूंगा, नहीं तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, इसको लिख लो।
चलिए भाई देख लीजिएगा, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है बेटा आपका जॉन मैक्रे और रॉबर्ट कोस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीटेट के लिए सबसे ज्यादा। जॉन मैक्रे एंड रॉबर्ट कोस्टा, जॉन मैक्रे एंड रॉबर्ट कोस्टा। सबसे बड़ी बात बच्चा जानते हो क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सिद्धांत का नाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने व्यक्तित्व को 5 प्रमुख कारकों में या 5 प्रमुख गुणों में बांटा है। इन दोनों ने व्यक्तित्व को 5 प्रमुख कारकों या गुणों में बांटा है। जिसे व्यक्तित्व का 5 वृहद कारक सिद्धांत कहते हैं। जिसे व्यक्तित्व का 5 वृहद कारक सिद्धांत कहते हैं। या इंग्लिश वाला नाम सुनोगे तब समझोगे इसकी वैल्यू। इसकी बेटा इसे अंग्रेजी में बिग 5 फैक्टर थियरी के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में बिग 5 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। बेटा एक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि बिग 5 फैक्टर थ्योरी किसने दिया, बिग 5 फैक्टर थ्योरी किसने दिया। तो आपको तुरंत बताना होगा कि जॉन मैक्रे और रॉबर्ट कोस्टा की है बिग 5 फैक्टर थ्योरी। अब वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। पहला है आपका अनुभव के लिए खुलापन। ये हो गया आपका अनुभव के लिए खुलापन। दूसरा है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता। तीसरा है तंत्रिका तापी। तंत्रिका तापी। चौथा है आपका अंतः विवेकशीलता। अंतः विवेकशीलता। और पांचवा है आपका क्या बेटा? पांचवा है आपका सहमतिशीलता। सहमतिशीलता, ठीक है बच्चा। तो इसको देख लीजिएगा। अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापी, अंतः विवेकशीलता और सहमतिशीलता, ये 5 प्रकार का कारक बताया था इन्होंने बिग 5 फैक्टर थ्योरी में, ठीक है। जिस अनुभव के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापी। अब तंत्रिका तापी को न्यूरोटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और अंतः विवेकशीलता को इंग्लिश में इंटररेशनल बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इसको देख लो बेटा, फिर उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसीलिए कह रहा हूं, उसको कायदे से देख लो, ठीक है।
देख लो अभी तक, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ भी लो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़े तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात ना रह जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। पर्सनालिटी शब्द का पहला प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ये जो आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें जो ये जो पर्सनैलिटी शब्द हुआ है, इसका पहला प्रयोग किसने किया था? पर्सनैलिटी शब्द को सबसे पहली बार प्रयोग में कौन लेकर के आया था? तो इसको फ्रांसिस गाल्टन ही सबसे पहली बार प्रयोग में लेकर के आए थे। पर्सनैलिटी शब्द का पहला प्रयोग किया, पर्सनैलिटी शब्द का पहला प्रयोग किया। दूसरा, व्यक्तित्व परीक्षण का पहला शब्द साहचर्य परीक्षण बनाया, जो कि 75 शब्दों से बना था। ठीक है बेटा, छोटा छोटा सा है, यहां से देखते चलिएगा। व्यक्तित्व परीक्षण का पहला शब्द सहचर्य परीक्षण बनाया। शब्द सहचर्य परीक्षण बनाया, जिसमें कुल 75 शब्द थे। जिसमें कुल 75 शब्द थे। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। यह एक प्रक्षेपी यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। इसको समझो बच्चा, जो आपका पर्सनालिटी है, मतलब ये जो आपका बनाया फ्रांसिस गाल्टन ने, तो इन्होंने सबसे पहली बार पर्सनालिटी शब्द का तो प्रयोग किया था। ये तो क्लियर हो गया आपको। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहली बार पर्सनालिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। व्यक्तित्व परीक्षण का पहला शब्द सहचर्य परीक्षण बनाया था। मतलब यहां पे जो बेटा टेस्ट होता था वो शब्दों के माध्यम से होता था। ठीक है, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन जो पूछता है वो क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है, कौन सा प्रक्षेपी नहीं है। कुल मिला के जानते हो प्रक्षेपी का क्या मतलब होता है? देखो, प्रक्षेपी का ये जो वर्ड है, ये पूछता है कि आपको पता है, चार दे देगा, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है, या पूछेगा निम्न में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो प्रक्षेपी आपको जानना पड़ेगा। तो प्रक्षेपी क्या होता है बेटा? प्रक्षेपी उस टेस्ट को कहते हैं जहां पर आपका टेस्ट भी हो जाए और आपको आपको सामने पता भी ना चले कि आपका टेस्ट हो रहा है, मतलब चुपके चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके जब आपका टेस्ट हो जाए तो बोलते हैं प्रक्षेपी परीक्षण। तो ये कैसा परीक्षण था बेटा? तो ये आपका एक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण ही था। क्या था? प्रक्षेपी परीक्षण ही था, एक प्रकार का ये। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा विलियम स्टर्न।
विलियम स्टर्न, इन्होंने क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया है। स्टर्न ने व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया। स्टर्न ने क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया। स्टर्न ने व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया है। और यह भी एक प्रक्षेपी परीक्षण था। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। तो बेटा याद रखना कि कौन सा परीक्षण प्रक्षेपी है कौन सा नहीं है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, इसमें होता क्या था? इसमें बेटा जैसे मान लिया मुझे मेरा टेस्ट करना है व्यक्तित्व का, ठीक है, तो मुझे अलग अलग रंग के बादल दिखाए जाएंगे, मेरी उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। मतलब मैंने नीला बादल देखा, सफेद बादल देखा, काला बादल देखा, तो इन सबको अलग अलग रंग के लाल लाल बादल दिखाए मुझे। जब इन सभी रंगों के बादलों को मैंने देखा तो मेरी क्या प्रतिक्रिया रहती है, मैं डर जाता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मेरे चेहरे का हाव भाव क्या हो जाता है, इन सभी चीजों को देख करके फिर डिसाइड होता था कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो कुल मिलाकर के प्रयोज्य को बादल के रंगों को दिखा करके उसके व्यक्तित्व को डिसाइड करते थे, ठीक है। इस परीक्षण में इस परीक्षण में विभिन्न रंग के बादल दिखाकर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया जानी जाती है, ठीक है बेटा। इस परीक्षण में विभिन्न रंग के बादल दिखाकर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया जानी जाती है। इसको अच्छे से देख लो बेटा, और याद एक चीज बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, ये कौन सा परीक्षण प्रक्षेपी है कौन सा नहीं है, इस बात पे जरूर गौर करना, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ये आपने देख लिया ना। अब हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे हरमन रोरसा की। ये भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी टेस्ट आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। हरमन रोरसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1921 में स्विट्जरलैंड नाम तो सुना ही होगा, ये नाम तो पक्का सुना होगा। स्विट्जरलैंड, देखो स्विट्जरलैंड का नाम हो गया, गोवा का नाम हो गया, मनाली का नाम हो गया, ये सारे नाम तो तुम लोग जरूर से जरूर सुनते हो। तो 1921 में स्विट्जरलैंड में रोरसा ने स्याही धब्बा स्याही धब्बा हरमन रोरसा ने स्याही धब्बा परीक्षण बनाया। हरमन रोरसा ने स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में स्विट्जरलैंड में रोरसा ने स्याही धब्बा परीक्षण बनाया, ठीक है बेटा। और जो खास बात है वो यहां पे लिख लो, यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है।
यह एक प्रक्षेपी यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है। अब इसमें बेटा इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड होते थे और उन्हीं की सहायता से आपका टेस्ट होता था, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। कौन कौन से 10 कार्ड होते हैं? 1 2 3। देखिएगा कौन कौन से 10 कार्ड होते हैं, बताइए। बताइए। 5 काले एवं सफेद कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट में 5। अब उसमें चाहे 3 काला हो 2 सफेद, चाहे 2 काला 3 सफेद, कुल मिलाकर के 5 काले एवं सफेद कार्ड, 2 लाल कार्ड और 3 अदर कार्ड। मतलब वो 3 जो है वो किसी भी रंग के हो सकते थे। टोटल 10 कार्ड। टोटल कितने? टोटल आपके पास 10 कार्ड होते थे। अब इसी के हिसाब से आपका टेस्ट होता था, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे टेट में हो, चाहे सीटेट में हो, चाहे सुपर टेट में हो, आपसे स्याही धब्बा परीक्षण पूछा जाता है। आगे बढ़े, इसकी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा मॉर्गन और मूरे। कौन है? मॉर्गन एवं मूरे। इनका टेस्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन एवं मूरे, इन्होंने भी एक प्रक्षेपी परीक्षण जो भी बनाया था, इनका भी परीक्षण कैसा था? तो इनका भी परीक्षण बेटा प्रक्षेपी था। इन्होंने, नीचे लिखते हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध, इन्होंने व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया, जिसे TAT थीमेटिक एपरसेप्शन थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, इन्होंने व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया, जिसे TAT थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। जिसे थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया, जिसे TAT थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। यह व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण था। यह व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण था, है मतलब अभी भी प्रक्षेपी ही है।
यह परीक्षण 14 वर्ष तक के लोगों के लिए था। यह परीक्षण 14 वर्ष तक के लोगों के लिए था। तक के लोगों के लिए था। यह परीक्षण 14 वर्ष तक के लोगों के लिए था। इस परीक्षण में कुल 30 कार्ड होते थे जिन पर चित्र अंकित होते थे और एक सादा कार्ड होता था जिस पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया लिखी जाती थी। इसमें कुल 30 कार्ड होते हैं जिन पर चित्र होते हैं और एक कार्ड सादा होता है और एक कार्ड सादा होता है जिस पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया लिखी जाती है। जिस पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया लिखी जाती है। जिस पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया लिखी जाती है। ठीक है बेटा। अब इन 30 कार्डों को समझते हैं कि किस पर कितने चित्र बने होते हैं। ठीक है, तो पहले देखो बेटा कार्ड किस प्रकार है, इसको देखो, लिखो कार्ड। कार्ड टोटल कितने, टोटल 30। तो 1 2 3 10 कार्ड, 10 कार्ड और फिर से आपके 10 कार्ड। अब 10 पर तो लड़के लड़कियां हैं, 10 पे पुरुष या फिर लड़के होते हैं और 10 पे या तो लड़कियां होंगी और जो बाकी 10 बचेंगे उसपे दोनों होंगे। 10 पे मेल यानी कि पुरुष या लड़के, 10 पे फीमेल और 10 पे बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होते थे 10 कार्ड पे। अब इसमें से किसी को भी 23 कार्ड से ज्यादा नहीं दिया जाता था जब उसका परीक्षण होता था। सबसे पहले 10 और बाद में 24 घंटे के अंतराल पे 13 कार्ड और दिए जाते हैं। परीक्षण में किसी को 23 से ज्यादा कार्ड नहीं दिए जाते। किसी को 23 से ज्यादा कार्ड नहीं दिए जाते। पहले 10, फिर 24 घंटे बाद 23, 13 और फिर 24 घंटे बाद 13 कार्ड और दिए जाते हैं। कार्ड को देखकर, कार्ड को देखने के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछते हैं और आप जिस हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व का आकलन होता है। क्वेश्चन पूछते हैं और प्रतिक्रिया के हिसाब से ध्यान
देखने के बाद क्वेश्चन पूछते हैं और प्रतिक्रिया के हिसाब से व्यक्तित्व का आकलन होता है। व्यक्तित्व का आकलन होता है। ठीक है बेटा, तो इसको ऐसे देख लीजिएगा, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। यहां से शुरू हुआ आपका मॉर्गन मूरे। पहली बात बेटा याद रखिएगा कि टीएटी परीक्षण किसने बनाया, तो मॉर्गन और मूरे ने बनाया है। कैसा परीक्षण है, तो प्रक्षेपी है। कितने साल तक के लोगों के लिए, तो 14 साल तक के लोगों के लिए है। और इसमें कुल 30 कार्ड होते हैं। ठीक है, यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी 14 वर्ष के लोगों के लिए था। इसमें कुल 30 कार्ड हैं और जिसपे चित्र अंकित होते थे, और इसमें एक कार्ड सादा होता था जिस पर प्रयोज्य की प्रतिक्रिया लिखी जाती थी। चौदह वर्ष से लोगों के लिए था, बच्चों के लिए नहीं था। ये 14 वर्ष से बड़े लोगों के लिए था। इसमें कुल 30 कार्ड होते हैं जिन पर चित्र होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। फिर कार्ड किस हिसाब से हैं, 10 कार्ड हैं जिसमें 10 में से 10 कार्ड मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए, और 10 कार्ड पे दोनों लोग बने होते थे। अब जब आप देखते थे तो शुरुआत में आपको कुल टोटल 23 कार्ड दिए जाते। 23 में से शुरुआत में 10, फिर 24 घंटे बाद फिर 13, और उनको देखने के बाद आपने क्या सोचा, क्या समझा, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और आपका जो आंसर होता था उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व को ये लोग डिसाइड कर देते थे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को बेटा इतना ही रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपका ये व्यक्तित्व वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद एक और चैप्टर बचा है, वो पूरा होकर आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।